देखिए सिन्हा जी, अब मैप के जरिए दरअसल हम ये समझना चाहेंगे कि दक्षिण से रूसी सेना की एंट्री, यानी कि ओडेसा पर अब उनकी नजर, पहले कीव, खार्किव, अब ओडेसा, ये किस तरीके से आप देखते और समझते हैं? क्या स्ट्रैटेजी, क्या रणनीति की ओर ये इशारा करती है? देखिए, जब हम दक्षिण की बात करते हैं तो दो सागरों का उसको समझाना बहुत जरूरी है। ब्लैक सी, क्रीमिया उसके बीच में, और सी ऑफ एजोव। सी ऑफ एजोव में जब हम बात कर रहे थे, नीचे की जो खरसान का इलाका आपने वो फॉल कर गया। मारियोपोल, वो सी ऑफ एजोव, वो तो पूरे के पूरे उनके बस में आ चुका है। ब्लैक सी के इलाके से जो ओडेसा की तरफ जाते हैं, ओडेसा इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि ओडेसा पोर्ट सिटी जो है वो उसमें भी 80% रशियंस रहते हैं, क्योंकि उन्होंने वहां पर शिप बिल्डिंग हुआ करती थी। सबसे बड़ा शिप बिल्डिंग वहां से होता था और सारी जगह शिपें वहां से दिए जाते थे। पर ओडेसा में अब वो शिप बिल्डिंग्स नहीं है और वो डिपेंडेंट हो गया है यूक्रेन दूसरे, वो अब बोलता है टर्की से लेंगे। अभी आप जो बात कर रही कि क्या कर रहा है, जो रशिया करेगा ओडेसा को लेगा, और इसी से लगता हुआ एक देश है माल्डोवा। माल्डोवा में जो उसके ईस्टर्न साइड में एक, जैसे आप डॉनबास की बात करती हैं, उसी तरह एक पैच है जहां पर भी रेबल्स हैं मोल्डोवा के गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, और वहां पर 2000 रशियन सैनिक ऑलरेडी स्टेशनड हैं। तो यदि आप मोल्डोवा के उस रीजन को लें, ओडेसा को लें, जो खैरसान का इलाका ले, मारियोपोलो को, और मारियोपोलो से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपका, जो हम लुहांस्क और डोनेस्क की बात करते हैं, तो डोनेस्क के ऊपर में, और डोनेस्क के ऊपर में हम जब कल तकरीबन जो खबर आई थी आपके ही जो संवाददाता ने दिया था कि 26 किलोमीटर और वेस्ट की तरफ वो बढ़ गए। डोनेस्क मोरलेस फॉल कर चुका है। तो जो पैच को जब आप पूरा ले लीजिएगा तो एब्सोल्युटली आप उसको चोक कर देंगे आने वाले समय में। देखिए, वो कहता है, क्यों कहता है कि क्रीमिया को वर्ल्ड रिकॉग्नाइज करे, इट इज अ पार्ट ऑफ रशिया, क्योंकि ब्लैक सी एंड सी ऑफ एजोव, उसके बाद मेडिटेरियन के ऊपर में उसका ऐसा दबदबा होगा, क्योंकि जो गैस पाइपलाइन जाती है, और स्वीडन के ऊपर में जब हम बात करते हैं गल्फ ऑफ फिनलैंड, और जो फिनलैंड है, और क्यों स्वीडन के ऊपर में आपने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया कि कैसे वहां की टोपोग्राफी इस वक्त रूस समझ चुका है और उसी लिहाज से अपनी रणनीति बना रहा है। लेकिन इस बीच कीव से जुड़ी एक बड़ी जानकारी और अहम खबर आपको बता दें कि कीव में लगातार जो खतरे के सायरन है वो और ज्यादा, हवाई हमलों का जो अलर्ट है वो वहां जारी किया जा रहा है। लेकिन इस बीच हमारे संवाददाता राजेश पवार लगातार वहां पर बने हुए हैं और अपडेट दे रहे हैं। अब ये आपको समझना होगा कि राजेश दरअसल कीव के उन इलाकों में मौजूद है और वहां से हम तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं जहां पर कोई भी इस वक्त संवाददाता या फिर रिपोर्टर मौजूद नहीं है। ऐसे एक इलाके की रिपोर्ट देखिए। रूस की सेना लाव लश्कर के साथ इस तरफ नहीं बढ़ रही है, उन्होंने खार्किव पे कब्जा किया है और उसके ऊपर वो अभी अपनी पोजीशन कंसोलिडेट कर रहे हैं। अभी भी कुछ पॉकेट्स में, जो मेरी खबर है, ये कहीं मीडिया में अभी तक नहीं आया है कि कुछ पॉकेट्स में छुटपुट लड़ाई चल रही है, लेकिन ज्यादातर शहर पर रूसी फौज का कब्जा हो चुका है। लेकिन पूरी यूक्रेन में खरसोन की तरफ से, डोनबास की तरफ से, ओडेसा की तरफ से लगातार रूसी फौज पश्चिम की तरफ बढ़ रही है, पूर्व से पश्चिम की तरफ बढ़ रही है। जो आप धुएं का गुमार निकल रहा है, ये कुछ सिविलियन टारगेट हिट हुए हैं खार्किव में, जबकि रशियन फौज ने शुरू से मेंटेन किया है कि हम सिविलियन टारगेट से हिट नहीं करेंगे। लेकिन जो खबरें आ रही हैं, काफी सारे सिविलियन टारगेट हिट किए गए हैं, काफी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस जो हैं उनको बहुत भारी क्षति पहुंची है, काफी सिविलियन लोग मरे हैं। लेकिन रूसी फौज का ये दावा है कि यूक्रेनियन फौज इन सिविलियन इलाकों में, इन सिविलियन रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस में छुपी हुई थी, इसलिए उनके पास कोई और चारा नहीं था इसको टारगेट करने के अलावा। अभी जो खबर है कि मोस्ट लाइकली खार्किव के जो है लगभग पूरे हिस्से में इनका जो है यूक्रेनी अपना रूसी फौज का कब्जा हो गया है। प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने ये एक कंडीशन रखी है, उन्होंने बोला है कि अगर रूस सीज फायर के लिए तैयार हो जाता है तो वो इस वार्ता में खुद आने के लिए तैयार हैं। और लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें सीज फायर के लिए रूस मानेगा, और मुझे नहीं लगता कि दूसरे दौर की जो वार्ता है ये किसी मुकाम पर पहुंचेगी।
मेरा ये मानना है कि ये भी जो है फेल ही होगी।